जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। मैं सम्मान आदरणीय प्रदीप पटेल सर को इनवाइट करता हूं कि कृपया सर आप आए और अपनी बात रखें। जी, स्वागत है। जी सर, सभी प्रबुद्ध जनों को नमस्कार, जो भी इस ग्रुप में जुड़े हैं। और आचार्य जी ने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया, सुन रहा था मैं उनको बड़े ध्यान से, और सुनता रहता हूँ, उनके लेख भी पढ़ते रहता हूँ। बहुत ही ऊर्जावान है, अपनी अवस्था के अनुसार इतने ऊर्जावान तो हम लोग नहीं है जो युवा हैं। तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, कल्चरल हेजिनोमी और तरह तरह के विद्वानों का मत और जो उनकी विचारधारा है, उनके लेखों में, उनके उद्बोधन और भाषणों में उनका जिक्र आता है। फिर उत्सुकतावश हम और डीप में जाकर उनको खोजबीन करते हैं, पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हम पाते हैं कि हमारे आसपास खजाना छुपा हुआ है। पहले से ही लोगों ने ये सब चीजों को जाना समझा है, कुछ भी नया तो कहीं है ही नहीं, सब पुराना है, बस हम जानते नहीं थे। और उनके उद्बोधनों में जब उनका नाम आता है, पढ़ते हैं, तो हमको लगता है ये समस्याएं तो आज से हजारों साल पहले ही सुलझा दी गई हैं। जरूरत कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन की कमी है या समझदारी नहीं है हम लोगों में। अपनी समस्याओं में उनको गाने में, उनका रोना धोना करने में इतने व्यस्त है कि हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है उनके जो समाधान है उनकी तरफ या उनके एग्जीक्यूशन की तरफ। और लास्ट में आचार्य जी ने जो इस पूरे संस्कार और संस्कारिका प्रक्रिया, पुरोहित प्रक्रिया को जो संविधान से लिंक किया लास्ट में, क्या हमारे पास संविधान में व्यवस्थाएं हैं, क्या उनकी परिभाषाएं दी हैं, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात उन्होंने लास्ट में जोड़ा। हमें इधर ध्यान देना चाहिए, इस तरफ और खोजबीन करना चाहिए, और उन धाराओं को और एक्ट को जो भी है उनको गहन अध्ययन से पढ़ना चाहिए। ये ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे बीच का एक बहुत बड़ा धड़ा है जो संविधान के अलावा कुछ बात ही नहीं करता। मैं जुड़ा रहा हूँ और कई बार देखता हूँ संविधान की पुस्तकें बांटते हैं, संविधान के छोटे छोटे कैटलॉग बना के बांटते हैं, और उनके बोधन में पहली बात संविधान होती है और अंत भी संविधान से होता है। और मैं देखता हूँ जितना ज्यादा वो संविधान की बात करते हैं, लोग उतना ज्यादा छिटक जाते हैं उनसे, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें शुरू में ही कह देने से लोगों के पल्ले ही नहीं पड़ती। हमें भूल जाते हैं कि हम बहुत ही आम लोगों से बात कर रहे हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, सब्जी वाले हैं, ठेला वाले हैं, हमारे ही वर्ग से हैं। तो हमें उनके बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखते हुए बातों को क्रमशः आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये संविधान से अगर हम इन चीजों को जोड़ेंगे तो हमारा जो एक ऑलरेडी कह सकते हैं समूह है जो चल रहा है, संविधान की बातें करते हैं और संविधान के ऊपर बड़े बड़े कार्यक्रम सब आयोजित करते हैं, अगर वो इस तरफ आते हैं, इसमें जुड़ते हैं और इन दोनों चीजों को कंबाइन करके कुछ एक नया प्रोडक्ट प्रस्तुत करते हैं हमारे समाज के सामने, जिससे सभी तरह के जो हमारे अंग है, संगठनात्मक अंग है, समूह है जो सक्रिय है, और इन सभी चीजों को जोड़कर एक अच्छा कोई एक प्रोडक्ट, सोशल प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट बनाते हैं जो लोगों को पसंद आए, जिसे लोग स्वीकार करें। सबसे बड़ी चीज है स्वीकारता। लोगों के बीच में हम जो काम कर रहे हैं, हमारी जो सोच है, हमारा जो परसेप्शन है, वो लोगों के बीच में घुसे, स्वीकार करें। हम लोगों के दिल और दिमाग में प्रवेश कैसे करें और वहां घुस करके फिर कैसे उनको उस तरीके के आंदोलन में शामिल करें, ताकि एक्चुअल में जो परिवर्तन जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं भविष्य में वो आए। तो उस पर जरूर मंथन करें। तो मैं इसमें, हमारे ग्रुप में नंद किशोर जी जुड़े हैं, एडवोकेट हैं शायद, तो मैं आग्रह करूंगा कि आप वकील भी हैं, तो अगर कुछ इस संबंध में, इस कड़ी में अपनी बात को आगे जोड़ें और कुछ मार्गदर्शन करें, तो हम सबके लिए बहुत लाभप्रद होगा। अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो बस मुझे इतना ही कहना है। धन्यवाद आचार्य जी का, सभी प्रबुद्ध जनों का बहुत बहुत सा आभार सर। मंच का आभार कि मंच ने मुझे समय दिया। पुरोहित मिशन निश्चित तौर पर सराहनीय कदम है और क्रांतिकारी कदम है। जहां तक मैं समझता हूं और जो मेरी सोच है उसमें थोड़ा सा क्रांतिकारी बात ये हो जाती है कि मैं समझौतावादी नहीं हूं। हो सकता है कि लोग समझौता करने के लिए आगे आते हैं और
सोचते हैं कि हम समझौता करके किसी भी संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, कलाचार, जो भी आप उसको शब्द दें, उसमें हम समझौता करके परिवर्तन करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो परिवर्तन नहीं हो पाएगा। हमें अपना अलग ही खूंटा गाड़ना पड़ेगा और उस अलग से खूंटे को गाड़ने के बाद उसमें रस्सी बांधना पड़ेगा और उसमें कड़ी बाई कड़ी लोगों को जोड़ना पड़ेगा। अभी तक जो मैं समझ पाया हूं, लोग कहते हैं कि भाई संस्कारक की भूमिका होती है कि वो हमें बताए कि क्या करना है। जैसे एक उधर से ब्राह्मण संस्कारक आता है और वो अपनी जाल बिछाता है। सबसे पहले उसमें जो जाल बिछाने का सेंस मैं ये कह सकता हूं कि उसमें आता है, वो सबसे पहले साफ स्वच्छ जमीन जगह पर वो चौक चंदन करता है, उसको रंगोली से सजाता, और इसके बाद फिर उसमें जब वो उपासक या जो वहां पर उस संस्कार को करने के लिए या जो पूजा पाठ जो वहां पर करने के लिए आते हैं, उनका फर्स्ट जो माइंड चेकअप करता है वो, हाँ, तो उसमें गोबर गणेश का जो वो पूजा कराता है। माफ कीजिएगा, बहुत सारे लोगों को मेरी बातों से दिक्कत हो सकती है, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं पहले ही। तो उसमें जो वो टेस्ट करता है गोबर गणेश का, गोबर का गणेश बना करके वो जो पूजा कराता है शुरू में, वो आपके माइंड को टेस्ट करता है कि आप उसका कहां तक बात मानने के लिए सक्रिय हैं। तो इस तरह की जो वो क्रियाकलाप करता है और उस गोबर में उसको क्या उसका समृद्धि बताते हैं कि इस गोबर से पूजा करने से तुम्हारी समृद्धि बढ़ेगी या तुम्हारे पास धन आएगा, तुम्हारे घर में समृद्धि होगी, तुम खुशहाल होगे उसको करने से। तो ये जो प्रक्रिया है, अगर इस प्रक्रिया को ब्राह्मण संस्कारक की जगह मान लो पटेल संस्कारक जाकर के उस पूजा को कराता है, तो क्या उसको वही बात तो उसको भी बताई जाएगी कि इसको करने से तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी समृद्धि होगी, तुम्हारे घर धन धान आएगा। तो मेरा कहना यह है कि जो ये संस्कार हो रहे हैं, पिछले मीटिंग में भी मैं जुड़ा था, तो उसमें एक आदरणीय वक्ता आए थे, वो बता रहे थे कि संस्कृत का पाठ करने से उसका हकलाना बंद हो गया था। यानी संस्कृत का वाचन करने से हकलाने वाला बच्चा, तुतलाने वाला बच्चा सही बोलने लगा था। और वो महाशय श्रीमद् भागवत की पाठ करने की बात कर रहे थे। तो फिर हमारे इस पुरोहित मिशन में जुड़ करके ब्राह्मण पुरोहित के बजाय पटेल पुरोहित या अन्य जो बिरादरी के लोग पुरोहित बन रहे हैं, वो वहां पर जाकर के क्या बताएंगे? सबसे पहली बात तो ब्राह्मण पुरोहित की जगह पटेल पुरोहित को पटेल खुद ही स्वीकार नहीं कर रहा। जहां तक कुछ लोग बिरले हैं, लोग स्वीकार कर ले रहे हैं, लेकिन ज्यादातर समाज उसको पुरोहित स्वीकार ही नहीं कर रहा। क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था बनी हुई है, उस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो जिम्मा है पुरोहिती का, वो ब्राह्मण के हाथ में है। यह गौरतलब है कि एडवोकेट नंदकिशोर सर यह मानकर चल रहे हैं कि भारतीय भौगोलिक क्षेत्र में वर्ण व्यवस्था पहले से भी थी और अभी भी है, और इसलिए ये जो पुरोहिती कर्म है
ब्राह्मणों का काम है। जाति से जो ब्राह्मण है, विप्र एक्चुअली, उनका काम है। आगे सुनिए। अब इसका कानूनी अमली जामा पहनाने के लिए पुरोहितों की भर्ती, पुरोहितों का पाठ्यक्रम, ये सारा चीज जब स्टार्ट होगा तब जाकर के उनकी मजबूरी होगी कि वो पुरोहित कोई भी हो अगर नियुक्त हो जाता है तो उससे वो पुरोहिती कराएंगे। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। अभी चाहे ब्राह्मण पढ़ा लिखा ना हो, वो पुरोहिती का बैग लेकर के पूजा कराने जाएगा, सत्यनारायण कथा कहेगा, लोग उसको चढ़ावा देंगे, उसके पैर छुएंगे, पैर धो के पिएंगे। इन तमाम क्रियाओं से वो लोग गुजरेंगे और अपने आप को स्वर्ग में महसूस करेंगे। स्वर्ग का टिकट उसके माध्यम से रिजर्व कराएंगे। यदि मान लिया जाए कि कोई दर्जी का काम जानता है, सिलाई कढ़ाई का, और वो पिछले 10 साल से सिलाई कढ़ाई कर रहा है या नया नया कर रहा है, और भविष्य में कभी बिहार सरकार, भारत सरकार, कोई भी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार अगर उसका पाठ्यक्रम निकाल दे, मान लीजिए कि 10 साल के बाद आज से, तो मैं यह जानना चाहूँगा कि जो लोग अब तक पाठ्यक्रम न था और वो काम कर रहे थे, तो वो काम जायज़ नहीं माना जाएगा क्या? वो गलत काम, इलीगल मान लिया जाएगा? ऐसा तो नहीं है। इवन मैं तो कहता हूँ कि पाठ्यक्रम 10 साल के बाद सरकार उसमें फ़ायदा देखते हुए, रेवेन्यू का फ़ायदा देखते हुए अगर फ्लोट कर दे और कुछ लोग उसमें नामांकन करा लें, तो केवल क्या वही लोग अधिकारी हो सकते हैं? बाकी लोग अगर दर्जी का काम करेंगे तो इलीगल हो जाएगा। ये तर्क वकील साहब का सही जायज़ नहीं प्रतीत होता है कि अगर कोई पाठ्यक्रम लागू कर दिया जाए और वहाँ से निकले पुरोहित, तब तो ठीक है। लेकिन बिना पढ़ाई के, बिना ये कि बस विप्रों ने पूजा पाठ कराना शुरू कर दिया वंशानुगत रूप से, तो ये ठीक नहीं। ये थोड़ा सा तर्क जो है ये सही नहीं मालूम पड़ता है। श्रोताओं को बता दूं कि मानव इतिहास में ये जो कानून, खास करके भारतीय भौगोलिक क्षेत्र की अगर बात करें, तो कानूनों का होना, प्रशासन का होना, यही एक बहुत नई बात है। ये राष्ट्र, ये देश, ये राज्य, ये कानून, प्रशासन, सरकार, ये सारा कितने दिन का है कि आज वकील साहब कह रहे हैं कि कानूनी अमली जामा पहना दिया जाए तो ठीक है, और अगर बहुत प्राचीन समय से कोई परंपरा चल रही है तो वो ठीक नहीं है। इस बेसिस पर यह चीज़ आप ठीक या बेठीक नहीं कर सकते हैं। भले यह बात कहा जा सके कि भाई इससे उस पूजा पाठ से, अगर आपको ऐसा लगता है कि उस पूजा पाठ से जो है समाज में गड़बड़ी फैल रही है, तो फिर वो तर्क दूसरी डायरेक्शन में है और उस पर विचार किया जा सकता है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया से मेरा थोड़ा सोच अलग है। मेरा ये कहना है कि जैसे ज्यादातर शादियां अभी जो हो रही, तो शादियों में हम लोग अभी उस वे में नहीं ले रहे हैं। अभी शादियां होती थी पहले, तो जब माता पिता किसी बच्ची को देखने जाते थे, 150 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए जो भी दे देते थे, वहां से वो छेका हो जाता था। आज के डेट में क्या है, रिंग सेरेमनी होगा, तो आधा जितना शादी में अगर 10 लाख खर्चा हो रहा है, तो रिंग सेरेमनी में कम से कम 2 लाख 1.5 लाख रुपए खर्चा होना ही होना है। तो ये जो व्यवस्था अभी जो चल रही, इस व्यवस्था में थोड़ा सा दिखावापन ज्यादा हो गया है, और वो दिखावापन करने के बाद अपने आप को कोई भी आदमी आज के डेट में छोटा नहीं समझ रहा। उसको, हमको इसको जितना भी हो सके, घर बिक जाए, खेत बिक जाए, कर्ज लेने पड़ जाए, वो सारा चीज मंजूर है, लेकिन वो संस्कार होने चाहिए वहां, वो क्रियाकलाप होने चाहिए वहां। तो इसके तारतम्य में मेरा ये कहना है कि अभी जो शादियों का चलन बढ़ा है, ये
शादी कोर्ट मैरिज के थ्रू या जो भी स्पेशल एक्ट जहां पे जैसा लागू है, तो वो शादियां करें, एक रिसेप्शन का कार्यक्रम करें। इसके बाद जो तमाम चीजें जो हो रही हैं उसके अंदर, उसको खत्म करने का प्रयास करें। एक मिशन ये भी होना चाहिए। जैसे कि एक भाई साहब अभी बोल रहे थे कि हम मृत्यु भोज को बंद किए हैं, बहुत अच्छी बात है, क्रांतिकारी कदम है उनका, उन्हें हम सैल्यूट करते हैं। मृत्यु भोज बंद होने निश्चित होना चाहिए, क्योंकि उसके घर में किसी सदस्य का जाना हो गया, फिर वहां पूरी पकवान ये सारे चीज चल रहे हैं। अगर ये ऐसा नहीं करता तो बोलेंगे कि अरे वो तो इतना भी गरीब है कि अपने माँ बाप के मरने के बाद लोगों को खिला नहीं सका। हाँ, तो मतलब तरह तरह की सामाजिक जागरूकता, इसके लिए सामाजिक जागरूकता छोटे छोटे स्तर पर होना जरूरी है। और सामाजिक बैठकें होनी जरूरी है। अभी क्या है कि लोग सामाजिक बैठकों को जातिगत बैठक, मतलब जाति को समाज बताया जाता है, थोड़ा सा यहाँ भी गड़बड़ी है। तो सामाजिक बैठकें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक इन चीजों को लेकर के सामाजिक जन जागरूकता नहीं होगी, किसी एक जाति विशेष को लेकर के हम सामाजिक बैठक करते हैं, उसे बताते हैं कि हमारी फलाने समाज की बैठक, तो उसमें भी आज कल बहुत दिक्कत हो गई है। कास्ट में भी इंटरकास्ट होने लगा है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत है। उन सारी दिक्कतों को दूर करना भी हमारा मिशन का काम होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैं ज्यादा समय लूंगा और लोगों को मैं सुन नहीं पाया, क्योंकि बीच में एक फोन आ गया था तो मैं मीटिंग से लेफ्ट हो गया था। आज के लिए मैं चाहता हूं कि बस एक संदेश दे करके कि जो शादियां हो रही हैं उन्हें ज्यादातर कोर्ट मैरिज की तरफ ले जाया जाए, और इसमें जो मतलब ज्यादा खर्च हो रहा है, फिजूल खर्ची हो रहा है, उसको रोकने का प्रयास किया जाए। इतना निवेदन करते हुए आज अपनी बात हम यहीं पर खत्म करेंगे। संस्कारक की भूमिका या संस्कारक का काम मैं भी करता हूँ इसमें। तो इसके लिए आप सबका आभार कि आप लोगों ने मुझे समय दिया, सुना। बहुत बहुत आभार। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार। आदरणीय आचार्य रजत प्रसाद पटेल सर को सम्मान मिशन के माध्यम से इनवाइट करता हूँ कि कृपया सर आप आए और अपनी बात रखें। आज अगर आप आदरणीय आचार्य निरंजन सिन्हा सर का उद्बोधन सुने हो तो उसको भी समराइज करें, और आदरणीय एडवोकेट नंद किशोर पटेल जी ने जो बात कही है, इन सबको समराइज करते हुए आप अपनी बात रखें। जी सर। ठीक है सर। इसके बाद ठीक है सर, जी जी, एक फन नाट करके आईडी से जुड़े हुए हैं, इनका भी परिचय ले लीजिएगा। हाँ, बीच में शायद किट कर गए थे, मैं उनको लेने वाला था, मैं अभी लूंगा। जी हाँ जी, आदरणीय आचार्य रजत प्रसाद पटेल सर, स्वागत है सर आपका। जी, आप सभी को मैं आचार्य रजत प्रसाद पटेल मध्य प्रदेश दमोह से प्रणाम करता हूँ। और सबकी मान्यता अलग अलग होती है, फिर भी अभी चूंकि होली का पर्व हुआ है, आज रंग पंचमी है, रंगों का अपना एक महत्व है। किसी की मानसिकता हो सकती है कि रंगों से कुछ नहीं होता है, और रंगों से मैं 25 वर्ष से खेल रहा हूँ। जब एक्यूप्रेशर में स्केच पेन के जो रंग होते हैं उससे मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। तो मैं तो यही बोलूंगा कि रंगों का जीवन में बड़ा महत्व है। तो रंग पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और आपके जीवन में हरे रंग से जो शांति प्राप्त होती है वो प्राप्त हो। लाल रंग को ऊर्जा का प्रतीक बोला गया है, वो आप में ऊर्जा प्रदान करे। पीले रंग को ज्ञान का प्रतीक बोला गया है, संतुलन का प्रतीक बोला गया है, पृथ्वी तत्व का प्रतीक बोला गया है। तो पृथ्वी जैसी आप में सहनशीलता हो, धैर्य हो। तो आज मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और चूंकि अभी जो आपने बात रखी, मैं उस पर नहीं बात करूंगा, क्योंकि अपने अपने सभी के विचार होते हैं। यदि अपन तुरंत ऐसे डिस्कशन करने लगेंगे तो विचारों में क्या है, तुरंत विरोधाभास आ जाता है, क्योंकि सभी की मान्यताएं अलग अलग हैं। एक बार विवेकानंद की मैं बात करता हूँ। विवेकानंद जी ने किसी से कहा कि आप लोग क्या ये मूर्ति पूजा करते हो। मैं उदाहरण दूंगा, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं।
विवेकानंद जी ने, किसी ने कहा, कोई भी हो सकता है, उनके यहाँ गए होंगे, बोले क्या ये मूर्ति में फंसे रहते हो आप लोग? तो बोले आपकी जो पिताजी की मूर्ति लगी है, मुस्लिम थे, वो कौन थे मुझे याद नहीं आ रहा है, अलग अलग राइटर अलग अलग बात करते हैं। बोले आपके पिताजी की मूर्ति उठाई है, दादाजी की, बोले एक काम करिए, उन्होंने मूर्ति उठाई, बोले इस पर थूक दीजिए। बोले तो मेरी पिताजी की मूर्ति है। बोले आप तो मूर्ति को मानते नहीं हो। मैं नहीं थूक, आप बोले मूर्ति को नहीं मान सकते हो पिताजी की, ये तो मूर्ति नहीं तो कागज है, इसमें कुछ कलर लगा हुआ, पिताजी नहीं है। बोले मैं नहीं थूक सकता, आपको तो मुझे, आपने गलत किया, मेरे पिताजी के साथ अपमान किया। ये सबकी अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, तो जिसको जैसा भी उचित लगे वो कर सकता है, इस पर अपन कटाक्ष ना करें किसी पर। आचार्य जी का ये उदाहरण सटीक बैठ नहीं रहा है। यह तुलना करना कि ईश्वर की मूर्ति से मांगने वाली बात और पिताजी के मूर्ति से गौरवान्वित होने वाली बात एक ही है, यह तर्क ठीक नहीं लग रहा है। बाकी अपना जो उद्देश्य है, वो अपना मेन उद्देश्य है कि हमारा, बोलते ना, जो हमारी जो गणतंत्र की जो परिभाषा है कि जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा, हमारा एक सीधा सा उद्देश्य है कि पुरोहित मिशन हमारा कार्य हमारे लोगों के द्वारा, हमारे लोगों के प्रति हमारा एक प्रयास है, जो विश्व के समस्त कोने में ये प्रयास चलता है। ये मानव का स्वभाव है। ये जरूरी नहीं कि हम भारत की बात करें, जहां भी होंगे लोग अपने को स्वनिर्भरता का प्रयास करते हैं। तो वो प्रयास अपन कर रहे हैं, और मैं यही बार बार विनम्र अनुरोध करता हूँ, इसको सीखने का प्रयास करें। और इस बात पर भी हम लोग बार बार विचार करते हैं, इसको बार बार बोला जाता है कि आपकी जिसमें मानता हो, अभी किसी का कोई विरोध नहीं करते हैं, जिसकी जिसमें मानता हो, आपकी गोबर गणेश में मानता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मिट्टी में मानता है, आपको नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आपको कोर्ट मैरिज में, लेकिन आप यदि कोर्ट मैरिज भी जाते तो यहाँ एक नई बात और मैं जोड़ देता हूँ, आप अपने वकील को ले एक नई बात मैं जोड़ देता हूँ, कोर्ट मैरिज जाएंगे वहां भी पैसे लगते हैं, ऐसा नहीं, वहां भी बहुत घुमाया जाता है। कोर्ट मैरिज कोई ऐसे नहीं हो जाती है, कोर्ट मैरिज में कितने सर्टिफिकेट लगते हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम जाती, तो वहां भी आप अपने ही को देखें, तो उसमें आपको मदद प्राप्त होगी। यदि अपना ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर तो मानव सभी के लिए। ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि आपको हर जगह एक ही संकल्प लेना है कि डॉक्टर हो तो हमारी समाज का हो, ऐसा नहीं होता है। मानव स्वभाव, तो प्रयास करेंगे अपना पुरोहित हो, कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन हमें प्रयास करना है। और चलते चलते, जो कि 19 मिनट बचे हैं हमारे 11 बजे के समापन का टाइम होता है, आपने समय दिया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर वही बात को दोहराऊंगा कि कृपया करके इसको सीखने का प्रयास करें। और इसको सीखने से आपको बहुत सारे फायदे होंगे। पहला फायदा यह होगा कि आप समर्थ होंगे करने में, या दूसरा यदि आपके यहाँ कोई करवाता है संस्कार, तो उसमें आपको नींद में निकालना तो ठीक है, आपको ये पता चल जाएगा कि वो अच्छे से करवा रहा कि नहीं करवा रहा। तीसरी चीज, जैसे बोलते ना कि हमने 4 बार मोबाइल खरीद लिया तो मैं रेट के पता चल गया, क्वालिटी भी पता चल जाती है, तो कृपया करके इसको सीखें। और दूसरी चीज, सीखने से ज्ञान की एक अपनी महिमा है, ये अपने आप में ज्ञान में भी आता है, समाज में आपका एक सम्मान भी बढ़ता है। ये बड़ा विचित्र अच्छा कार्य है। कोई भी व्यक्ति, मैंने देखा है कि ऐसा नहीं है, जैसे हमारे मित्र हैं तो शुरू में मेरी बहुत बुराई करते थे, मैं तो शुरू से बुराई भी करते थे, मजाक भी करते थे, उनको तो जो भी मन में आए पीठ पीछे सब कुछ किया, ये सब होता है। लेकिन सामने आने पे आज वही लोग बोलते हैं, बड़े सम्मान से बात करते हैं। कृपया करके ये सम्मान एक कार्य है, ऐसा कोई कार्य नहीं है। ऐसी हम लोग कोई प्रेशर नहीं डाल रहे कि आपको जुआ खेलने की बात कर रहे हो, नशा की बात कर रहे हो। आप संस्कारक बनेंगे तो आधे संस्कारक तो आप, उसका पहले फायदा तो आपको खुद ही को होगा। जैसे बोलते ना किसी को योगा सिखाओ, तो योगा सिखाएंगे तो पहले आप स्वयं स्वस्थ हो जाएंगे और दूसरों को भी लाभ होगा। तो कृपया करके इस बात को सीरियस लें। इसी के साथ में मैं आज की इस मीटिंग में इनवाइट करना चाहूंगा हमारे इस मिशन के संरक्षक मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर ओपी चौधरी सर। आपका उद्बोधन बहुत समय से नहीं हुआ है, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं आपकी कुछ निजी व्यस्तता के कारण, कुछ पारिवारिक व्यस्तता के कारण, तो मैं आपको सम्मान मिशन के माध्यम से इन्वाइट करना चाहता हूं और अनुरोध है सर कि आइए और हम लोगों को मार्गदर्शित करें, हम लोगों को अपने ओजस्वी बचनों के माध्यम से हम लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा का विकास करने का प्रयास करें, ताकि हम सभी आपके मार्गदर्शन में इस मिशन को और तेज गति से आगे बढ़ाने का काम करें। जी आदरणीय डॉक्टर ओपी चौधरी सर, स्वागत है सर। धन्यवाद सर, सभी को नमो बुद्धाय।
बात तो मेरी करने की भी बहुत इच्छा थी, लेकिन दांत के दर्द से मैं पिछले 1 हफ्ते से पता नहीं बहुत परेशान हूँ और अभी डॉक्टर साहब के यहाँ निकलना है 10:30 पौने 11 बजे। तो बात तो मेरी बहुत नहीं कर पाऊंगा, बात ही नहीं कर पा रहा हूँ। आचार्य जी को सुन रहा था, उन्होंने जो अपना सांस्कृतिक और दर्शन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र वो सब जो है ही है, उसके साथ ही साथ संविधान की ओर भी आकर्षित किया ध्यान हम लोगों का। तो निसंदेह जो मिशन का उद्देश्य है, जो मिशन का लक्ष्य है और जिस के लिए हम लोग यहाँ पर सब एकत्र हैं, वो एक ही है कि हमारे हर परिवार में संस्कारक हों, हम संस्कार करवा पाएं, संस्कारित करें, साथ ही साथ एक जो वर्चस्व है जात विशेष का, उसको भी खत्म करें। क्योंकि जब वो अभी हमने देखा बहुत ही जल्दी, अभी यूजीसी का प्रकरण सामने सबके आया था, जबकि वो केवल समानता के लिए, न्याय के लिए, समता के लिए, बंधुता के लिए, इसके लिए स्थापित किया गया था। लेकिन जिस तरह से खुला विरोध हुआ और उसके बड़े बड़े, इवन की पूर्व राज्यपाल तक ने बहुत ही खुले और बड़े शब्दों में विरोध किया, उससे लगता है कि इन लोगों की मंशा हम लोगों के प्रति क्या है। जब ये मनसा हम लोगों के प्रति है, हमारे बच्चों के प्रति है, तो हमें वो हमारे कल्याण के लिए वो कैसे काम करेंगे, ये सब भी हम लोगों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए आपस में। निसंदेह वो जो हमारे हितैषी नहीं है, तो किसी मंत्र से या किसी पूजा पाठ से या कोई संस्कार करवा के वो कभी भी नहीं चाहेंगे तुम्हारा हित हो। उसमें भी वो यही चाहेंगे कि नहीं, कहीं ना कहीं से हमें दक्षिणा मिल जाए। और कहा भी जाता है, तो लोग कहते ही हैं कई बार, एक कहावत हमारे, बर मरे या कन्या में तो दक्षिणा से मतलब है। तो निसंदेह ऐसी बात है। मैं बहुत कुछ ना कह के बस सिर्फ इतना कहूंगा कि मिशन निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। और अभी भाई नंद किशोर जी बता रहे थे, जैसे नंद कुमार जी, कि हम 1 साल से जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो निसंदेह जब हम सुनते हैं, सुनते सुनते चीजों को करने लगते हैं और बोलने लगते हैं, और बोलते बोलते हम उस चीज को करने भी लग जाते हैं। तो निश्चित रूप से एक परिवर्तन और क्रांतिकारी परिवर्तन हर जगह आया हुआ है, पूरे हर जगह चर्चा हो रही। बहुत से लोग हैं जो मीटिंग में नहीं भी जुड़ते हैं, ये मीटिंग से बात होती है तो ऐसा नहीं इस मिशन से अपरिचित हैं। अब एक तरीके से मुझे लगता है कि लगभग हर जगह पर हमारा मिशन जो है वो पहुंच चुका है। और जिलों में, प्रदेश में बस एक ही है जरूर कि हमें हर प्रदेश की राजधानी में अपने 1-2 लोगों को ऐसे तैयार करना है कि जो जिनका नंबर भी हो, जिनके पास लिस्ट भी हो। और जब प्रदेश के राजधानी से लोग जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से उस प्रदेश के आसपास के और लोग, जैसे दमोह हमारा बहुत मजबूत जिला है, अगर पुरोहित प्रशिक्षण का हम कहें तो कहते हैं कि वो जैसे जननी है, जन्मस्थली है, इसलिए वहाँ आदरणीय पूरन सिंह लोधी साहब पहले से अलग जगाए हुए थे, तो उसका हमें फायदा मिला। आचार्य रंजन प्रसाद जी जो इस विधा के माहिर हैं, वास्तु के भी और इसके भी, अभी आचार्य प्रबंध रंजन जी बता रहे थे कि हम में से हर संस्कारक हर विधा का माहिर नहीं हो सकता है, लेकिन हम अपने युवाओं से, युवा साथियों से अनुरोध करेंगे कि जो इस दिशा में कहीं न कहीं हमसे जुड़े हुए हैं, वो गहन प्रशिक्षण लें। क्योंकि बिना गहन अध्ययन के, बिना स्वाध्याय के, आचार्य रंजन प्रसाद जी हमेशा कहते हैं कि मुझे बहुत कुछ गुरुओं से जो सीखा ही मैंने स्वाध्याय के जरिए सीखा। तो हम सभी भी स्वाध्याय के जरिए ही सीखते हैं, क्योंकि उससे बड़ा जब आप स्वाध्याय करते हैं तो मनन भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं और लगन से काम करते हैं।
उसको ध्यान देते हैं, तो उसको ध्यान में देख करके दमोह है, हमारी बरेली की टीम है, मैं तो सोचता हूँ रोज ही रोज आते हैं। और कानपुर में मुझे बहुत ऐसी टीम नहीं, लेकिन आदरणीय छेदालाल शास्त्री जी हैं, मुझे लगता है कि जब भी कोई अवसर या मुहूर्त होता होगा तो उनका निश्चित रूप से एक न एक दो कार्यक्रम होता है। ये सब हमारे पुरोहित प्रशिक्षण मिशन के रीढ़ हैं, और इनको रीढ़ तो है ही हैं, इन्हें अपनी शाखाओं को विकसित भी करना चाहिए। बट वृक्ष की भी हम लोग पूजा करते हैं सिर्फ इसलिए, वो लोगों को छांव ही नहीं देता बल्कि अपनी शाखाओं को विकसित करता है, उनको भी पनपने देता है, उनको भी अवसर देता है। तो ये लोग भी उसी तरह से हमारे लिए वट वृक्ष का काम कर रहे हैं, और उनमें से जो शाखाएं फूटेंगी, जो पुष्पित पल्लवित होंगी, निसंदेह पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में, इवन विदेश में भी वो कराएंगे। अब ऑनलाइन का भी टाइम है, ऑनलाइन भी बहुत से संस्कार होते हैं, आचार्य राजेंद्र प्रसाद जी कराते हैं। तो मैं बहुत कुछ ना करके अपने दांत के दर्द की वजह से बहुत बोल नहीं पा रहा हूँ। आप सभी के प्रति बहुत ही सम्मान व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हफ्ते में 2 घंटा आप पुरोहित प्रशिक्षण के लिए निकालते हैं। वास्तव में इससे बड़ी समाज सेवा या राष्ट्र सेवा कोई नहीं हो सकती, क्योंकि जब हम समाज को, परिवार को सही दिशा देंगे, अपने आप राष्ट्र को भी संवर्धित करेंगे, राष्ट्र भी हमारा समृद्ध होगा, देश भी हमारा समृद्ध होगा, हमारी संस्कृति समृद्ध होगी। और बहुत सी चीजों पे, बहुत से जो हम चीजों को ऐसे ही मानते आते थे कि सनातन है, चाहे तरीका गलत रहा हो, चाहे जो हो, अभी हम लोगों ने होली मनाई है। रंगों के पर्व तक तो ठीक है होली, लेकिन जब लोग होलिका दहन की बधाई भी देते हैं, तो चाहे महिला जैसी भी रही हो, कोई भी रही हो, कैसी भी रही हो, उसका हम दहन कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे अग्नि में जला सकते हैं। तो मुझे एक घटना भी सहारनपुर की याद आती है, जो थोड़े दिन पहले घटी थी, कुछ सालों पहले, जहाँ दलित बेटी को बलात्कार के बाद जला दिया था दबंगों ने, और जला करके जश्न भी मनाया। और चूंकि वो एक जज थे तो कोई बहुत कार्यवाही भी नहीं की। तो हो सकता है ऐसा प्रकरण वहां भी रहा हो, जैसा लोग बताते भी हैं, कहते भी हैं। इस पे आचार्य गण लोग और प्रकाश डालेंगे। ये सब चीजें कहीं ना कहीं से, अभी बांदा में हमारे अपने गांव के लोगों को, बांदा में लोगों को जला दिया गया था, जिंदा भट्टे में झोंक दिया गया था। तो निश्चित रूप से जो जलाता उसका कुछ नहीं होता, जश्न मनाता। और कुछ दिन बाद कालांतर में सहारनपुर की भी घटना हो जाएगी। इसको यही लोग 40 साल 50 साल बाद, यहाँ एक महिला जली थी, ये था तो वो था, वो करके महिमा मंडित कर देंगे और शक्ति माता का मंदिर बना देंगे और उसकी पूजा अर्चना करने लगेंगे। इन सब चीजों से मुझे बहुत बढ़िया नारा इसका लगता है, आदरणीय जनार्दन पटेल जी ने और भाई अरविंद जी बताते हैं कि नहीं, हमें न नास्तिक बनाना है, न आस्तिक बनाना, हमें वास्तविक बनाना है। तो हम सब अपनी वास्तविक सोच के साथ, विज्ञान के साथ, तर्क के साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ते जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर।